आज का हमारा टॉपिक है मास और वेट के बारे में। ठीक है, मास और वेट दोनों के बारे में हम लोग सेपरेट सेपरेट करके पढ़ लेंगे। ठीक है ना, लिखा हुआ दोनों है लेकिन दोनों का सेपरेट यहाँ पे टॉपिक डिवाइड हमने कर दिया है। ठीक है, चलिए सुनिए अब जरा ध्यान से। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, बेसिकली हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में क्या पढ़ा था? फ्री फॉल नहीं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, है ना, वो हम लोगों ने कल पढ़ा था। और 2-3 सवाल भी हमारे पास था, उसको भी हम लोगों ने बनाया था ना। चलिए, लेकिन आज का हमारा टॉपिक और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये दोनों वर्ड आप एवरीडे लाइफ में जरूर सुनते हैं, है ना, मास और वेट। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों वर्ड जो आप सुन रहे हैं, मास और वेट, ये हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक ना, और ये सुना हुआ वर्ड है, लेकिन ये एक्चुअल में कहता क्या है, ये हम लोग आज सीखेंगे फिजिक्स में। ठीक है, चलिए जरा देखिए ध्यान से। इतना दूर तक आपका मास है और यहां से लेकर वहां तक आपका वेट के बारे में, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छूटा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ लिखेंगे। छूटा हुआ नहीं है, इतना ही तक आपको मास में थ्योरी वाला पार्ट था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ लिखने वाला काम है जो कि हम लोग लिखेंगे, लेकिन पहले मास को समझ लेते हैं कि मास होता क्या है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मास के बारे में क्या लिखा हुआ, एक एक करके हम लोग उसी प्रकार से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। बड़ा सिंपल लाइन लिखा हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि उसका दायरा बड़ा है, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है मास के बारे में। मास का डेफिनेशन यदि आपसे पूछा जाए ना, तो ये पहला वाला पॉइंट आप लिख सकते हैं, लेकिन है क्या इसके बारे में देखिए। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। मैटर के जगह पर आप यहाँ पे मैटर के जगह पर, मैटर वे सही वर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैटर के जगह पर आप मटेरियल भी लिख सकते हैं, मैटर के जगह पर मटेरियल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको अच्छा वर्ड लगे वो अच्छा लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है सबसे पहला कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज, ध्यान से समझिएगा ये दोनों चीज। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है यानी कि कोई वस्तु है ना, उसके अंदर जो भी क्वांटिटी प्रेजेंट है उन सारे को हम लोग एक साथ कहेंगे मास। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉडी देख लो, मेरे बॉडी के अंदर आपको मसल्स भी मिलेंगे, टिश्यू भी मिलेंगे, आपको बोन्स भी मिलेंगे, मेरा ब्रेन भी है, स्पाइनल कोड भी है ना, वर्टिब्रा भी है, ऑर्गन भी है, बहुत प्रकार का चीज है। तो ये हमारा बॉडी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रा, फिर से हमारा जीव, दांत, फिर से हमारा हो गया टिश्यू, ऑर्गन, ये सब क्या हमारा मटेरियल ही तो है, या फिर मैटर ही तो है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर पूरे ऑब्जेक्ट को लेकर जब हम लोग बात करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट किससे मिलके बना होगा? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। और जब उन सभी को हम लोग एक साथ आपस में कहना चाहेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो मास का बेसिकली क्या हुआ मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या प्रेजेंट होगा? मैटर प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रही है? उसके अंदर देखिए बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा, है ना। क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसका मात्रा? मैटर का। और आपको मालूम है मैटर का डेफिनेशन, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। फिर से मास का बात आ गया इसमें। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या हो, कुछ ना कुछ चीजों का मात्रा हो, और मात्रा वो किस चीज का होगा? मैटर का होगा, यानी कि ऐसे चीजों का होगा जो कि स्पेस को छेकेगा। जैसे मेरा एग्जांपल सबसे अच्छा बॉडी था मेरा, कि हमारे बॉडी के अंदर हमारा, चलिए मान लीजिए हमारा हार्ट है, लंग है, तो क्या वो स्पेस को छेक रहा है कि नहीं? तो हमारे बॉडी के अंदर क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी के बारे में यदि हम लोग बात करें मेरे बॉडी के अंदर, तो क्वांटिटी के मामले में हमारे बॉडी के अंदर हार्ट है, लंग है, हमारा डायफ्राम है, फिर से बोन है, मसल्स है, टिश्यू है, ये सब क्या है? हमारा क्वांटिटी है। कोई दिक्कत इसमें? तो जैसे एग्जांपल इसका भी समझ लीजिए आप, जैसे ये वाला बोतल है हमारा, है ना, इसके अंदर हमारा क्या है? पानी है। तो पानी क्या हुआ? इसका क्वांटिटी हुआ। समझ में आ रही है? तो कोई भी चीज जिससे वो मिल के बना हो या फिर वो उसके अंदर हो, उसी को हम लोग कहेंगे मास। समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर के अंदर हमने कुछ देर पहले
इसके अंदर ब्लू कलर का स्याही को भर दिया, तो ब्लू कलर का स्याही जो हमने इसके अंदर भरा, तो ये पूरा हमारा अब क्या कहलाएगा, ये मास कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी है, यानी कि किसी ना किसी चीज का मात्रा है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? तो कोई भी चीज जो आप आसपास में देखते हैं उसके अंदर या फिर उसका बॉडी भी किसी ना किसी चीज से मिलके बना होता है, तो उन सारे चीजों को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, मास कहते हैं। जैसे आपका स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के अंदर आपका क्या लगा होता है, आपका सिम, बैटरी, है ना, और क्या लगा रहता है, मेमोरी कार्ड लगा रहता है, बहुत अलग अलग प्रकार का तार वार भी सब चीज जुड़ा हुआ रहता है, तो वो क्या हो गया, उसका क्वांटिटी हो गया। और पूरे फोन को यदि हम लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे, मास। समझ में आ रही है? तो जो फोन हमारा जिसको कि हमने मास कहा, तो उस फोन के अंदर हमारा क्या है, छोटा 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 क्वांटिटी प्रेजेंट है, यानी कि छोटे छोटे रूप में कुछ ना कुछ मैटर प्रेजेंट है हमारा। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यही था हमारा, तो वो आप मैटर के जगह पे मटेरियल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर या फिर वो ऑब्जेक्ट खुद यदि किसी मैटर से मिलके बना है, यानी कि मैटर है तो भाई क्वांटिटी तो होगा, यानी कि मैटर है तो मैटर किसी न किसी मात्रा में तो होगा, या तो कम या तो बेसी, तो उन चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, मास कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल फिर से हम इस मार्कर का ले ले रहे हैं, इसके अंदर हमारा स्याही भरा हुआ है ना, इसके ऊपर कैप लगा हुआ है, इसके ऊपर एक ये व्हाइट कलर का कवर चढ़ा हुआ है, ये सारा का सारा हम लोग क्या कहेंगे, इसको मास कहेंगे, एक वर्ड में मास कहेंगे। तो मास जब भी हम लोग बोलेंगे तो आप हमेशा समझिएगा कि किससे मिलके बना होगा, छोटे 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 मैटर से मिलके बना होगा, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना होगा, और उसका मात्रा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा मास। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, और हमने आपको स्केलर और वेक्टर बहुत बार बताया है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई एक ही चीज होगा, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर में दोनों होगा। यूनिट भी बेसिकली हमारा यूनिट तो मैग्नीट्यूड में ही रहता है, आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें कि हमारा वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। कोई दिक्कत? तो मास आपका कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, इसके पास क्या कोई डायरेक्शन है। जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है ना, ब्लू कैप, व्हाइट इसका कवर वाला बॉडी, अंदर में इसका स्याही भरा हुआ है, तो क्या उन सभी का कोई खास डायरेक्शन है क्या? नहीं, कोई खास डायरेक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? जैसे मेरा बॉडी एकदम हम अस्थिर है मान लीजिए, है ना, तो ये जो मेरा पूरा बॉडी दिख रहा है ये क्या है, मास है। तो क्या इसका कोई खास पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या? नहीं, कोई भी हमको उठा के यहाँ से वहां रख सकता है, वहां से यहाँ रख सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी कोई चीज रख सकता है। तो मास का कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, इसीलिए ये क्या हो गया, आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, 10 20 30 40 50 इस प्रकार का। ठीक है, तो याद रखिएगा, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, यानी कि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, कोई खास दिशा नहीं है, कहीं भी उठा के रख दीजिए वो आराम से रह लेता है। ठीक है, आगे द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। बात समझ में आ रही है? मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं केजी, और ये के जो है ना कैपिटल के नहीं है, याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसको कैपिटल के लिखते हैं, नहीं, स्मॉल के होता है ये केजी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, हम लोग अभी तक क्या जानते थे, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग क्या जानते थे कि हम लोग जैसे वो वाला होता है ना कि मशीन जिसपे हम लोग वजन को नापते हैं, है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, जो वजन नापता है हमारा उसको हम लोग क्या कहते हैं कि भैया मेरा वेट नाप दीजिए कितना है। तो आप वहां पे वेट शब्द गलत बोल रहे होते हैं, आपको क्या बोलना चाहिए, वहां पे मास बोलना चाहिए कि भैया मेरा मास नाप दीजिए कि कितना है। हाँ, हालांकि वो चीज समझेगा नहीं वो, लेकिन यदि वो बंदा मान लो यदि फिजिक्स पढ़ा है तब तो वो समझ जाएगा।
है ना। लेकिन यदि नहीं पढ़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलेगा कि ये मास क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा वेट। और समझ में आ रही है। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग अपने वजन को नपवाते हैं, यानी कि तराजू पे खड़े होकर हम लोग नीचे देखते रहते हैं कितना केजी हम लोगों का हुआ, वो आपका वेट नहीं है। तराजू वही वेइंग मशीन, वेट वाला, नापने वाला, है ना। तो वो आपका वेट नहीं है, वो आपका मास है। तो जो 50 केजी 60 केजी आता है वो क्या है, आपके बॉडी का वेट है क्या? नहीं, वो मास है आपका। ठीक है। तो जो हमेशा आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं वजन को नपवाते वक्त कि मेरा इतना वेट है, उतना वेट है, इतना वेट है, उतना वेट है, वो गलत है। किलो तो हिंदी वर्ड हो गया, इंग्लिश में केजी कहते हैं उसको हम लोग, किलोग्राम। वेट नहीं, फिर से वेट बोल रहा है, मास। हाँ, वेट का किलोग्राम का हिंदी है, किलोग्राम का हिंदी है क्या बोले थे अभी? किलो। तो ये सही होगा ना कि कितना किलो के हो? हाँ, ये कह सकते हो, ये कह सकते हो। लेकिन ये यदि आप कहते हैं कि भैया मेरा वेट 50 केजी है, मेरा वेट 60 केजी है, वो गलत है। वेट नहीं बोलना है आपको, वहां पे बोलना है कि भैया मेरा 50 केजी मास है, वेट नहीं, मास। हाँ, बहुत आदमी नहीं समझता है, वो अलग चीज है। चलो ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आप जब वजन नपवाते हैं अपना, तो वो आपका वेट नहीं होता है, वो आपका मास होता है। ठीक है। मास का हिंदी क्या होता है भाई, हमको खुद याद नहीं। क्या होता है? नहीं याद है हमको, सही में क्या होता है, याद है किसी को? चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में होने के कारण ना थोड़ा सा हिंदी हमारा कमजोर हो गया है। खैर, तो हाँ, तो मास का एसआई यूनिट आपको मालूम चल गया, किलोग्राम यानी कि केजी। ठीक है। आगे, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एवरीवेयर। सही बात है, बिल्कुल लॉजिक सा बात है। कोई भी मास यदि किसी, मान लीजिए यदि इसका मास यानी कि जितना आपको ये दिखने में लग रहा है इसका क्या हो गया, पूरा मास हो गया, है ना। इसका मास हमेशा सेम रहेगा कहीं भी। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए मेरा बॉडी मान लीजिए, है ना, अभी हम पृथ्वी पे हैं, हमको उठा के कोई चंद्रमा पे रख देगा, तो क्या मेरे बॉडी के अंदर से ऑर्गन गायब हो जाएगा? नहीं, हमारे बॉडी के अंदर जो मैटर है, छोटे मात्रा में या फिर ज्यादा मात्रा में जो भी है, वो तो वही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं होता है कि हमको यदि पृथ्वी से उठा के चंद्रमा पे रख दे तो मेरा एक आंख गायब हो जाएगा, हार्ट मेरा गायब हो जाएगा, एक हाथ चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। वो आपका फिक्स रहता है। तो मास इज सेम एवरीवेयर। ठीक है। तो वही लिखा हुआ था कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एवरीवेयर, कभी भी वो बदलता नहीं है। यदि हम इस मार्कर को यहाँ से उठा के जुपिटर पर रख दे तो ये ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे जाके रखेंगे तो अपने आप कैप खुल के फेंका जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। सो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट यानी कि सेम। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि सेम रहता है, कभी घटता या फिर बढ़ता नहीं है किसी दूसरे जगह पे जाने पे। ठीक है। आगे, एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस के अकॉर्डिंग मास भी आपका बदलता नहीं है ना। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल दिया, मेरे बॉडी को उठा के चंद्रमा पे रख दो भाई, तो क्या हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है, जो भी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है, क्या वो घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा? नहीं ना। तो वो हमेशा क्या होता है, सेम रहता है, चाहे आप उसको उठा के कहीं भी रख दीजिए। ठीक है ना। आगे, ये हो गया। उसके बाद द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो हो सकता है क्या? यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बिल्कुल ना के बराबर हो सकता है क्या? ना के बराबर मतलब जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सबसे छोटा पार्टिकल का यदि हम लोग बात करें तो आपका क्या है, आपके बॉडी का सेल, है ना। और यदि किसी मटेरियल का बात करें हम लोग तो एटम। और समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग थिंग्स में होता है हमारा सेल, ठीक ना, और नॉन लिविंग थिंग्स में होता है सबसे छोटा यूनिट एटम। जैसे हम लिविंग थिंग्स हैं, है ना, लिविंग बीइंग है, तो हमारे बॉडी के अंदर सबसे छोटा यूनिट सेल, और ये नॉन लिविंग थिंग है, स्केल हमारा नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके अंदर सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, हमारा एटम होगा। अब जब इतना छोटा से छोटा यूनिट का मास है तो सोचो कि ये सब ऑब्जेक्ट है, तो क्या इसका कभी भी मास जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बिल्कुल, एटम का भी मास है, आपके छोटे छोटे जो बॉडी में सेल हैं उसका भी मास है, यानी कि वो भी, उसका भी वजन है।
उसको भी हम लोग, हालांकि उसको तो केजी में नहीं नापेंगे क्योंकि तो केजी तो बहुत बड़ा होता है ना, बहुत ही मतलब छोटे रूप में, लेकिन उसका भी मास है, कम है लेकिन है। नहीं, सेल का वजन किलोग्राम कैसे होगा, वो तो बहुत छोटा होता है। जीरो का भी नहीं होगा ये। हाँ, जीरो से भी बहुत, मतलब उसका वजन ना ऐसा कह सकते ना के बराबर, लेकिन हाँ मास होता है। ठीक है, तो चाहे आपका सेल हो या फिर आपका एटम हो, ये किसी भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग का सबसे छोटा यूनिट है और उसका भी मास है। सोचो तो क्या कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल एयर, हवा, क्या हवा को आप देख पाते हैं क्या? केवल फील कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, फील कर पाते हैं, लेकिन हवा का भी अपना मास है, सोचो, है ना। तो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था मास के बारे में। मास के बारे में आपको इतना ही जानना था। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये आपका मास को लेकर था। आगे बढ़ते हैं हम लोग वेट को लेकर। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, वेट। The weight of an object, the weight of an object is the force। समझना, ये चीज समझ गए तो फिर बहुत अच्छी बात है ना। The weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फोर्स के साथ धरती के तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो वही फोर्स उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाएगा। सिंपल सी बात, एक बार दोबारा बता रहा है। ठीक है, दोबारा, कोई ऑब्जेक्ट किसी फोर्स के साथ, जैसे आपको मालूम है कि अर्थ क्या लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। फॉर एग्जांपल यदि हम इसको यहाँ से छोड़े तो अर्थ जो है कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगाएगा ही लगाएगा और इसको नीचे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो अर्थ इस पर एक फोर्स लगा रहा है ना, तभी तो ये नीचे जा रहा है। यदि अर्थ इस पर कोई फोर्स नहीं लगाता तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम यहाँ पे छोड़ते और ये यहीं पे रह जाता, ना हिलता ना डुलता, कुछ नहीं होता, है ना। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि धरती हर एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है, यानी कि एक फोर्स लगाता है वो। तो धरती क्या इस ऑब्जेक्ट पे भी एक फोर्स लगा रहा है? बिल्कुल लगा रहा है। तो धरती जितना फोर्स इस पे लगाएगा अपनी ओर खींचने के लिए, वही फोर्स इस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाएगा। बस सिंपल सी बात। फोर्स, हाँ वही बात है, सही बात आपका कहना भी सही, वो भी लिखा हुआ लेकिन बता दे रहा है, वो भी है। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वही आपका वेट का भी यूनिट होगा। ठीक है, सब चीज लिखा हुआ है, सब चीज मिलता चलेगा, ध्यान धीरे धीरे मिलता चलेगा। केजी नहीं, न्यूटन। बताएंगे सब चीज, यहाँ पे सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है ना, लेकिन पहले एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, समझेंगे, हर चीज समझेंगे, हर बढ़ाइए मत। पहला कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर धरती एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ठीक है, मान लो इसके ऊपर जो भी धरती अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया तो ये नीचे आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि वो उड़ रहा है तो उसको धरती पे लेके आ जाओ, है ना। तो यानी कि धरती के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर धरती जो फोर्स लगाएगा वही फोर्स इस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाएगा। सिंपल सी बात, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू वेट, सिंपल कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इस पे जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही इसका क्या होगा, वेट होगा। समझ में आ गया बात? तो वेट का डेफिनेशन आप चाहे तो आप ये पहले वाला भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये सेकंड वाला भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। क्या है सेकंड वाला? देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वही बात है, जिस फोर्स के साथ अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा वही फोर्स इस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाएगा। सिंपल सी बात। तो यदि एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज वेट, तो आपको दोनों में जो अच्छा लग रहा है आप उसको लिख दीजिए, दोनों सही है, गलत नहीं है, दोनों सही है, आपके एनसीईआरटी का ये चीज। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट? तो फोर्स इज इक्वल टू वेट आपको समझना है, सिंपल सी बात। ठीक है ना, आगे उसके बाद अब हर्षित वाला सवाल जो हर्षित अभी पूछा था कि एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स
with which it is attracted towards the earth, so the SI unit of weight is the same as that of force, that is न्यूटन, यानी कि कैपिटल N। हर्षित ने पूछा था कि सर जब फोर्स ही वेट है तो वेट का भी तो SI यूनिट न्यूटन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और है भी। जैसा कि हमने अभी कहा कि धरती इसके ऊपर यदि कोई एक फोर्स लगा रहा है और फोर्स का ऐसा यूनिट आपको मालूम है क्या होता है, न्यूटन। डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल N से। तब जब फोर्स ही वेट है तो क्या फोर्स का SI यूनिट भी तो वेट में लागू होगा। केजी बार बार क्यों बोल रहे हो, वेट में केजी नहीं होता है, वेट में न्यूटन होता है। तो वही तो हम बोले थे भाई, वो वाला वेट नहीं होगा मास होगा। गलत हम लोग आज तक बोलते आ रहे हैं। हम लोग जब भी वजन को नपवाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, 50, यानी कि हमारा वेट 50 kg, हमारा वेट 60 kg है। बिल्कुल गलत बोल रहे होते हैं हम लोग, बिल्कुल गलत। सब बोलता है, सब फिजिक्स गलत जान रहा है। हाँ, जो अब देखो, अच्छा चलो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताते हैं तुमको, ठीक है। जैसे मान लो हम अभी आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना, हमको मालूम है और आपको भी मालूम चल गया कि हम लोग यदि वेट को नपवाते हैं तो हमको क्या बोलना चाहिए, यानी कि हम यदि अपना वजन नपवा रहे हैं हमको क्या बोलना चाहिए, 50 kg मेरा मास है, 60 kg मेरा मास है, 70 kg मेरा मास है, ये बोलना चाहिए हमको। लेकिन फिर भी हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे जाकर कि भैया मेरा वेट नाप दीजिए। क्यों आप बोल रहे हैं, क्योंकि समाज उस तरीके से ढल चुका है। यदि आप वहां पे जाके बोलेंगे ना भैया मेरा मास पता कीजिए तो कितना है, मारेगा दो चाटा, बोलेगा मास क्या होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि समाज इस प्रकार से ढल चुका है। जबकि फिजिक्स सबको मालूम है, बहुत सारा आदमी को मालूम है, बहुत सारा आदमी पढ़ के भूल चुका है। क्या यही तो होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अभी पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है 5 साल के बाद आप भूल जाएंगे कि मास क्या था और वेट में फर्क क्या था भाई, ऑब्वियसली बात है भूल जाएंगे, बात समझ रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो आप वजन को तौलवाते हैं ना, उसको हम लोग वेट नहीं कहेंगे, उसको हम लोग मास कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हमारा ये वाला कहता था, ये वाला और ये वाला पॉइंट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स ही उसका वेट कहलाता है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, कैपिटल N यानी कि न्यूटन। तो वेट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। याद रखिएगा इस चीज को, फोर्स का और वेट का दोनों का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N से। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, वेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। याद रखिएगा, वेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W से, और फोर्स को कैसे डिनोट करते हैं भाई, कैपिटल F से। फोर्स को डिनोट करेंगे कैपिटल F से, और W को डिनोट करेंगे कैपिटल, सॉरी, वेट को डिनोट करेंगे कैपिटल W से, और फोर्स को आपको मालूम है कैपिटल F से, ठीक है ना। लेकिन दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, न्यूटन, कैपिटल N, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज द वैल्यू ऑफ G चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप जरा ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। अच्छा, यहां पे ना बात ही बात में आपको वेट का फॉर्मूला भी डिराइव करवाना सिखा देते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ अलग नहीं है, बात ही बात में आप सीख जाएंगे तुरंत, 2 मिनट का काम है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। और अच्छा चलिए ध्यान से समझिए, ये तो वेट के बारे में आपको लिखना ही है, लेकिन इसको भी आप लिख लीजिएगा कि डिराइव कैसे करते हैं हम लोग वेट के फॉर्मूला को, ठीक ना। चलिए ध्यान से देखते चलिएगा, कुछ बड़ा बात नहीं है, कुछ अलग सिखा रहे हैं, नहीं, बड़ा आसान है, जो कि आप पहले से भी जानते हैं। वी नो दैट, आप क्या जानते हैं, क्या आप इस चीज को जानते हैं, जरा देखिए तो, F = ma, जानते हैं किस चैप्टर से, चैप्टर नंबर आपका 2 से, यानी कि क्या नाम था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से। ये न्यूटन का सेकंड लॉ था, क्या कोई दिक्कत, ये आप पहले से जानते हैं, F = ma, ठीक ना। और ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने इस A के बदले क्या सीखा, स्मॉल g सीखा। तो क्या हम लोग यहाँ पे F = mg लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने समझा कि ए जो है वही जी होता है और दोनों का यूनिट भी क्या होता है, सेम होता है। ये तो आपने बहुत पढ़ लिया है अच्छी तरीके से, क्या इसमें कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? चलिए अब एक चीज बड़ा, अब एक बात बताइए हमको, ये फोर्स था, ये भी फोर्स था, ठीक है, ये मास था, ये भी मास था, ये एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है ना। और अभी तुरंत आपने इस वाले स्टेटमेंट में क्या पढ़ा कि फोर्स ही आपका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है, और वेट को डिनोट आप कैसे करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। तो यहाँ पे जो फोर्स है, क्या वही फोर्स को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू लिख सकते हैं? कैपिटल डब्ल्यू है ये, बताइएगा, कैपिटल डब्ल्यू, बोलो क्यों? क्योंकि फोर्स ही हमारा वेट कहलाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि इस बॉडी पे धरती 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो इसका वेट कितना हुआ, 20 न्यूटन, क्योंकि फोर्स वेट के बराबर होता है। तो वही चीज तो यहाँ पे है कि ये वाला फोर्स ही क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। तो फोर्स बराबर वेट होता है, तो आपको मालूम है वेट को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा, बस हो गया, फॉर्मूला भी क्रिएट, W इज इक्वल्स टू mg। और बात ही बात में आपने वेट के फॉर्मूला को भी डिराइव कर लिया, W इज इक्वल्स टू mg, याद रखेगा इस चीज को, ठीक है। अच्छा, लेकिन देखा जाए तो ये आपका ना फोर्स का भी फॉर्मूला है और वेट का भी फॉर्मूला है, बोलो क्यों? फिर से बोलेंगे वही बात, फोर्स इज इक्वल्स टू वेट, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा हो गया वेट का, ठीक है ना। तो ये चीज आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से हमने डिराइव कर दिया वेट के फॉर्मूला को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब ये वाला पॉइंट आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अच्छा याद कीजिए, तो ये जो स्मॉल जी था यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि धरती पे होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मून पे होता है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या अकॉर्डिंग टू प्लेस जी का वैल्यू चेंज हो रहा है? बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो अब जरा बताइए कि बार बार इस जी के जगह पर आप अलग अलग वैल्यू डालिएगा तो क्या वेट भी आपका बार बार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आप समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे चलिए मान लीजिए कि 3 × 3 होता है 9 आपका, है ना। लेकिन आपने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे हटा के आपने यहाँ पे लिख दिया 5, तो इसका वैल्यू भी तो चेंज होगा कि नहीं, 15 हो जाएगा। तो वही चीज तो यहाँ पे है, W इज इक्वल टू mg। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो चेंज हो सकता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्लेस वो चेंज हो सकता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि जो जी का वैल्यू है वो भी प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। जैसे धरती पे इस जी का वैल्यू 9.8 होता है, तो यहाँ पे डालिएगा तो वेट कुछ और आएगा, मून का डालिएगा 1.63 तो वेट कुछ और आएगा कि नहीं आएगा? तो वेट क्या होता है, जगह टू जगह यानी कि प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। कोई समस्या इसमें, बात समझ में आया है? सर इसके बाद W का मास अर्थ पे डालेंगे, ग्रेविटी स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ पे डालेंगे तो अर्थ का मास बदल जाएगा। हाँ, धरती पे वेट निकलेगा, अभी करेंगे, उसके लिए न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया? तो यहाँ पे g का वैल्यू आपको, जैसा कि पिछले वाला क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि g का वैल्यू प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है। तो ऑब्वियस ये बात है कि जब g का वैल्यू चेंज हो रहा है तो वेट भी अपने आप चेंज होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला वाला पॉइंट देखिए ध्यान से, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, 80 न्यूटन, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो है। और इसके पास डायरेक्शन भी है, बोलो क्यों? इसके पास डायरेक्शन क्यों है मालूम है? क्योंकि हम लोग वेट किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो और ग्रेविटेशन में आपको सवाल हमेशा कैसा मिलेगा, कोई ऑब्जेक्ट या तो नीचे से ऊपर जाएगा या तो ऊपर से नीचे आएगा।
और आपने ये भी पढ़ा है कि कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है तो क्या उसके गिरने के डायरेक्शन में कोई बदलाव होता है? नहीं होता है। यानी कि यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकिए तो उसका डायरेक्शन फिक्स है कि उसको नीचे ही आना है, यानी कि उसके पास डायरेक्शन क्या है? फिक्स डायरेक्शन है। इसीलिए वेट जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी आपका एक वेट हुआ, क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी है 50 न्यूटन 60 न्यूटन एग्जाम्पल के तौर पे, और इसके पास डायरेक्शन भी है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को यदि आप नीचे से ऊपर फेंकिए तो उसका डायरेक्शन फिक्स है, तो उसको नीचे आना ही आना है। तो क्या वेट के पास एक अपना पर्टिकुलर डायरेक्शन हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि उसको नीचे ही आना है एंड पोजीशन जो उसका वो धरती पे ही आगे खत्म होना है, तो उसका एक फिक्स डायरेक्शन हो गया, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। एक ऑब्जेक्ट का वेट जीरो हो सकता है, हो सकता है। कोई बता सकता है क्यों? इसका रीजन हम आपको बता दे रहे हैं, ये हम लोग पिछले वाले क्लास में देखे थे। याद कीजिए, हमने क्वेश्चन एक लिखवाया था कि कैन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ बी जीरो। आपने लिखा था यस, और हमने यहाँ पे धरती का थोड़ा बहुत डायग्राम भी बनाया था। तो अब जरा बताइए कि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि वेट जो है किसी ऑब्जेक्ट का वो जीरो हो सकता है, लेकिन क्यों? रीजन बताइए। वेरी गुड। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे अभी युवराज ने बताया कि जैसे यहाँ पे क्या लिखे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए ये जो जी है इसका, चलिए मान लीजिए धरती पे कितना होता है? 9.8 होता है। लेकिन कल वाला क्लास याद कीजिए कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को उठा के हम लोग धरती के सेंटर में डाल दें तो क्या वहां पे जी का वैल्यू 9.8 होगा? नहीं, वहां पे जी का वैल्यू 0 होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग धरती के सेंटर में जाकर रख दें, यानी कि बीचों बीच वाले जगह पे रख दें, तो वहां पे जी का वैल्यू बिल्कुल क्या होता है? 0 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्मूला आपका क्या है? W बराबर mg। तो W कुछ और हो उससे मतलब नहीं है, मास भी कुछ और हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन यदि आप यहाँ पे 0 डाल देते हैं, m इंटू 0। क्यों 0 डाला आपने? क्योंकि धरती के सेंटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? 0 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है इन सारे को क्या बना देगा? ये W बराबर 0 बना देगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आएगा ना। तो वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का 0 हो सकता है। और समझ में आ गया? चलिए, इससे एक सवाल भी आप बना लीजिए, बहुत बार अक्सर पूछ लिया जाता है। लेकिन पहले एक बात बताइए, यहाँ तक में कोई डाउट किसी को? हर एक चीज समझ में आ गया है? जल्दी बोलिए, है ना? तो इस वाले क्लास में अभी चलेगा, हमारा एक क्लास चलेगा, मास और वेट क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है, मास क्या है, वेट क्या है, ये आपने यहाँ पे जाना। साथ ही साथ में आपने बात में बड़े आसानी तरीके से आपने वेट का फॉर्मूला भी जनरेट कर लिया, है ना? चलिए इसको देख लीजिए जरा ध्यान से। अब जैसा कि हमने कल भी आपको 2-3 क्वेश्चन करवाया था, 3 क्वेश्चन ना, 3 क्वेश्चन करवाया था। आज भी मेरे माइंड में 3 क्वेश्चन चल रहा है, करवा देते हैं, जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है बड़ा कॉमन सवाल है ना, पूछ लिया जाता है। चलिए ध्यान से अब देखिएगा इस चीज को, इधर वाला मिटा दें, इधर वाला। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग 2-3 क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। अच्छा एक चीज और सुनिए ध्यान से। जैसे न्यूटन के सेकंड लॉ को जब हम लोग पढ़ रहे थे, F = ma, उसमें आपने क्या देखा था? उसमें आपने ये देखा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और एक्सेलरेशन के। तो क्या वही नियम यहाँ पे लागू होगा? वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। बिल्कुल, लिख लीजिएगा आप इस चीज को, ठीक है? हालांकि यहाँ पे तो हमने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे नीचे में आप एक पॉइंट एरो देकर आप लोग भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा
कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अच्छा, अब जरा कोई बता दो हमको कि वेट जो है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होगा और कैसे होगा? देखो बिल्कुल सही बात है, बड़ा नॉर्मल सी बात है। ये मास है आपका, जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है कि धरती उसको ज्यादा फोर्स के साथ नीचे खींचेगा। बात समझ में आ रही है? यानी एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि देखा जाए तो एक बड़ा सा चट्टान लीजिए, ठीक है, और एक छोटा सा ये मार्कर लीजिए, ठीक ना। दोनों कहता क्या है? दोनों कहता है कि दोनों को यदि आप एक साथ छोड़ेंगे तो दोनों साथ में नीचे गिरेगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ, लेकिन ज्यादा मास होने के कारण धरती उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, लेकिन गिरेगा दोनों साथ में। बात समझ आ रही है? तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उस मास का वेट भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जान लीजिए अब ध्यान से। चलिए इसका हम लोग समझते हैं किस हिसाब से। चलो धरती के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। धरती पे स्मॉल जी का वैल्यू कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यही हमारा यदि मून पे निकाले तो कितना होता है? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हमने कल निकाला था इसके बारे में, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है मून पे, है ना। अब ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि देखो जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना अपना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जिस प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होगा, ऑब्वियस ये बात है कि वहां का प्लैनेट उसके ऊपर फोर्स कम लगा रहा होगा। क्योंकि देखो इसका एग्जांपल सबसे अच्छा बताते हैं। मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.63 है ना, कम है धरती के कंपैरिजन में। इसीलिए वहां पे ऑब्जेक्ट हमेशा तो नहीं, लगभग अक्सर आपको उड़ता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है तो फोर्स भी क्या लग रहा है? कम लग रहा है। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है तो वेट भी क्या है उसका? कम है। और धरती पे ले लो भाई, धरती पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? 9.8, लेकिन जरा सा आप ऐसे उछलिए नीचे गिर जाते हैं। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण आपका वेट भी ज्यादा है। इसीलिए वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप इस चीज को नीचे लिख लीजिएगा, ठीक ना, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक ना। चलिए अब ध्यान से सुनिए मेरे बात को, हम क्या क्वेश्चन बताने वाले थे। हाँ ये वाला, ये पॉइंट जो यहाँ पे हमने लिखा था ना कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी 0, हो सकता है वेट, ये तो हमने पॉइंट में लिख दिया, लेकिन इसके लिए आप एक क्वेश्चन ही क्रिएट कर लीजिए क्योंकि पूछ लिया जाता है, ठीक ना। चलिए लिखिए ध्यान से, क्वेश्चन है आपका, can the weight of an object on the earth क्या लिखा है? Can the weight of an object on the earth be 0? यानी कि इसका मतलब हुआ कि धरती पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 0 हो सकता है क्या? तो जवाब है हाँ, यस हो सकता है, यस हो सकता है। इसके बाद कॉमा देके आप लिखेंगे, हम बता रहे हैं, आप इसको लिखिए जल्दी, यस कॉमा दीजिए, लिखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, जल्दी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, इसके बाद लिखेंगे आप लोग भी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, जल्दी when the object is placed at the center of the earth, when the object is placed at the center of the earth, comma ये वाला comma, in this case
the value of acceleration due to gravity, in this case the value of acceleration due to gravity, in this case the value of acceleration due to gravity will be equal to 0, will be equal to 0, full stop. So the weight of an object on the earth, so the weight of an object on the earth can be 0, can be 0. वही चीज है, दोबारा यहां पे बता दे रहे हैं. जैसे हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, धरती के सेंटर पे रखा है ना. और सुनो पहले ध्यान से, हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, धरती के सेंटर पे रखा. और जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को धरती के सेंटर पे रखेंगे तो स्मॉल जी का वैल्यू 0 होता है. और वेट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, W बराबर mg. और जब आप यहाँ पे m कुछ भी हो, मास कुछ भी हो, यहाँ पे जब आप g का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका 0 हो जाएगा, यानी कि W बराबर 0 हो जाएगा. ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पे होता है. तो उसको लिखने के बाद आप चाहें तो ये चीज लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए. हो गया. चलिए एक क्वेश्चन अब आपके बुक से लिया जाए, एग्जाम्पल से है बेसिकली. लिखिए आप लोग, एग्जाम्पल लिखिए तो फटाफट. पेज नंबर 138, पेज नंबर 138, पेज नंबर 138 क्वेश्चन. चलो हम भी लिख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 10.4, एग्जाम्पल नंबर 10.4 लिखिए. चलो बताओ जरा, हम भी लिख लें. क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg. What is its weight on the earth? What is its Weight on the earth. weight on the earth? सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है. सवाल है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg. कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 10 kg दिया हुआ है. व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ. ध्यान इधर, ध्यान इधर. व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ. धरती पे उसका वेट क्या होगा, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का मास आपका 10 kg है तो उसका वेट धरती पे क्या होगा, है ना. चलो इसको निकालेंगे हम लोग, जरा देखा जाए. सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ है ना उसको लिख लो. सबसे बढ़िया है कि सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ है वो चीज लिख लो. ठीक है, देखो वेट कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, यानी कि किसका वैल्यू दिया हुआ है आपको, m का वैल्यू दिया हुआ है 10 kg दिया हुआ है. ठीक ना. अब निकालने के लिए क्या कहा है आपको, वेट कहा. और वेट के फॉर्मूला में क्या आता है, m और g. वेट कहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है, धरती पे. तो यहाँ पे मास तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये स्मॉल g का वैल्यू आप किसका लिखेंगे, धरती का लिखेंगे. कितना, 9.8. वेरी गुड. तो यहाँ पे लिख लीजिए कि स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अब नाउ आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है वेट का, W बराबर mg. और m कितना है आपका 10 इंटू जी कितना है 9.8. यानी कि इसको ऐसे कर लीजिए, kg था आपका पहले, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और ये आपका कितना बन जाएगा 98 न्यूटन. हाँ बिल्कुल. अब यही सवाल हम दोबारा चेंज कर दे रहे हैं, है ना. आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं. ठीक है, सुनिए ध्यान से. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg. लिख लीजिए दोबारा, इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लीजिए. इसका सॉल्यूशन यहीं पे रेडी हो गया. ठीक है. चलो क्वेश्चन आप यहाँ पे अगला कर लो. क्वेश्चन, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, फुल स्टॉप. व्हाट इज इट्स वेट ऑन द मून. सवाल एक ही जैसा है, बस हमने यहाँ पे बदल दिया है, थोड़ा सा चेंज किया है, बस और कुछ नहीं.
ठीक है, तो क्या लिखा आपने? सवाल है आपका, सुनो पहले, उसको सॉल्व भी कर रहे हो क्या? कर लेना, अभी रुक जाओ, पहले सवाल सुन लो। सवाल है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, फुल स्टॉप, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द मून। तो सब चीज सेम रहेगा, बस इस g के वैल्यू 1.63 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल g का वैल्यू मून पे क्या होता है? 1.63। तो अब जरा यहाँ पे आप आंसर निकाल के बताइए जरा। तो W बराबर कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1.63 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 16.3 न्यूटन 16.3 न्यूटन। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आ गया। चलो, तो ये हो गया आपका, इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगा वो आप न्यूटन में लिखेंगे, और वो न्यूटन यानी कि वो वेट कहाँ पर है उस ऑब्जेक्ट का? मून पर। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, तो एक सवाल से हमारा दो सवाल सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक और सवाल आपको करा दिया जाए, बड़ा बेसिक सा, जो कि आपने अभी तुरंत पढ़ा, मास और वेट, है ना? डिफरेंस कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। देखिए, नहीं डिफरेंस नहीं था, ये तो पूरा स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। डिफरेंस का मतलब कि कॉलम वाइज हम लोग बनाएंगे, उसको फिर से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। तो यहीं पे एक क्वेश्चन क्रिएट कीजिए जल्दी। बिल्कुल, क्वेश्चन बोले। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, चलिए कॉलम बना लीजिए, एक तरफ मास, पहले में मास, दूसरे में वेट, फटाफट। हाँ हाँ, आप ही लोग बोलेंगे, हम लिखेंगे बस, क्योंकि हमने अभी तुरंत आपको बताया है ना। चलिए इसको थोड़ा सा, चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप बना लीजिए पहले मास, और इधर बना लीजिए वेट। चलिए, तो अभी तुरंत आपने मास और वेट में क्या क्या फर्क है, इसको आपने अभी तुरंत पढ़ा है ना। चलिए, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है कि दोनों का मतलब लिख दो, दोनों क्या कहता है ना। तो मास क्या कहता है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। मास का हो गया डेफिनेशन। मास मास का हो गया। वेट का क्या कहता है? The force of attraction of the earth towards an object. हाँ, ये तो है हमारा वेट का मतलब कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of an object, the force of attraction of the earth on an object is called weight, है ना। चलिए लिखते हैं फटाफट, तो आप भी साथ साथ लिखिए। ठीक है, तो इसका सबसे पहला हमारा हो जाएगा, इसका पहला डेफिनेशन लिखिए कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, फटाफट लिखिए, साथ साथ होता चला जाएगा। इट इज द क्वांटिटी it is the quantity of matter contained it is the quantity of matter contained in an object, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में कितने क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट हैं, उसी को हम लोग मास कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया आपका मास का। उसके बाद आप लिखिए इधर वेट वाला। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, द फोर्स of attraction, the force of attraction of the earth on an object is known as
इज नॉन एज इट्स वेट। क्या लिखा आपने कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज इट्स वेट। वही होता है हमारा, है ना। चलिए, तो आप ही लोगों ने पहला ये दोनों बताया कि सर ये लिख दीजिए, हमने लिख दिया। दूसरा डिफरेंस बताइए, कौन बताएगा? It is floated by m. नहीं, mass never changes. Mass never changes place to place. Mass can't. बहुत सारा है, चलो एक एक करके लिख लेंगे। पहला बताओ हर्षित। Sorry, दूसरा। According to नहीं, mass cannot change. पहले छोटा वाला बताओ, बड़ा वाला तो एगो लिख ही लिया है ना। ऐसा यूनिट लिख लो दोनों का, हाँ, है ना। चलो लिख लो। मास का यानी कि इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम, यानी कि स्मॉल के और स्मॉल जी। ठीक है, आगे। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, यानी कि कैपिटल एन। हो गया, चलिए आगे। Scalar. It is a हाँ, क्वांटिटी वाला लिखिए। scalar quantity. ये है आपका मास स्केलर क्वांटिटी और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी। लिख लीजिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, क्या हम लोग इसमें कुछ अलग लिख रहे हैं क्या? नहीं, जो आपने पढ़ा वही चीज हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आगे चौथा बताइए, कुछ याद आ रहा है दिमाग में? चौथा और क्या हो सकता है बताइए? mass can never change. वेरी गुड। मास कैनॉट बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये दूसरा बोला है. Change को- Mass cannot. दोनों बात सेम ही है ना। जीरो लिख दो, सही अच्छा रहेगा। देखो, ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता। तो लिखो, इट कैनॉट बी जीरो, इट कैन बी जीरो। सिंपल सी बात है ना, लिख लो। इट कैनॉट बी जीरो, यानी कि मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है। इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद और कुछ याद आ रहा है? हाँ mass cannot change हाँ, according to place to place. बस हो गया, Weight changes. सिंपल है ना। मतलब कि मास हमारा चेंज नहीं हो सकता है प्लेस टू प्लेस, लेकिन वेट प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है। अच्छा, रीजन पूछ दे क्यों? तो क्योंकि जी का वैल्यू चेंज हो रहा है बार बार, है ना। चलो लिख लो। तो 5वें नंबर में, इट कैनॉट चेंज, इट कैनॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि यदि हमको कोई उठा के यहाँ से चंद्रमा पर रख दे तो मेरा मास कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना। लेकिन वेट, यानी कि जो मेरा वेट है वो कम हो जाएगा, है ना। तो इसको आप लिख लीजिए, इट कैन बी चेंज, इट कैनॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट कैन बी चेंज, इट कैन बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि ये आपका चेंज प्लेस टू प्लेस हो सकता है। ठीक है, और ये 5 पॉइंट भी यदि आप एग्जाम में लिख देते हैं, यदि पूछा जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसको फाइनल नहीं समझना है। इस आपके माइंड में यदि कुछ और आए जो कि दोनों में डिफरेंस पाया जाता है तो आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन 5 का भी है, अभी के लिए 5 काफ़ी है। बस समझ में आया? आपको लगता है कि कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए तो आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए। तो अब बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे भी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, है ना। पहला वाला कौन सा था कि कैन दी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी अर्थ बी जीरो, पहला वो हो गया हमारा। दूसरा न्यूमेरिकल्स वाला था। तीसरा ये हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आया है? तो वेट आपको क्या बताता है? मास का तो हमारा थ्योरी वाला पार्ट केवल था, लेकिन वेट आपको क्या बताता है? वेट आपको ये बताता है कि जिस फोर्स के साथ
अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा, उसी ऑब्जेक्ट का वो फोर्स क्या कहलाएगा? वेट, वेट कहलाएगा, है ना? बात समझ में आ गया? चलिए अब अगले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको जान लीजिए थोड़ा सा। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एक नया टॉपिक, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अच्छा सुनिए ध्यान से, मेरे बात को सुनिए ध्यान से। धरती पर वेट क्या होगा? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है ना? देखिए ध्यान से बता दे रहे हैं आपको, फटाक से सवाल पूछा भी जाता है। ये हो गया, पूरा हो गया। चलिए देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका एक बार। और ये पहले का है, ये तो पहले ही का है, इसको हमने मिटाया है नहीं, तो आपको भी ऐसा नहीं करना है कि दोबारा लिख लेंगे, नहीं, ये पहले का है, इसको आप पहले मिटा लीजिएगा। उसके बाद जो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया वो करना है आपको, ठीक है? चलो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यदि आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए जो कि धरती पे है, किस पे है? धरती पे है, और उसका वेट पूछा जाए, तो हमेशा याद रखिएगा कि W बराबर M और G होता है ना। तो हमने क्या कहा कि क्वेश्चन में दे दे कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास, चलो मान लो कितना है, 20 kg है, और ये अभी फिलहाल कहाँ पर है? धरती पे है, ठीक ना? तो यदि इसका वेट पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? इसका जब भी वेट पूछेगा तो 20 इंटू जी, धरती पे ऑब्जेक्ट है ना, तो धरती का जी लगाएंगे, यानी कि धरती का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 20 इंटू 9.8 करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका किस में आएगा? न्यूटन में आएगा, और वही कहलाएगा इस ऑब्जेक्ट का वेट, ठीक ना? ये धरती पे, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है किस पे है? मून पे है, और उसका मान लीजिए 40 kg। क्या मास कभी चेंज होता है क्या? नहीं। दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग ले लिए हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट कोई है जो कि मून पे है, ठीक ना? उसका मास है कितना? 40 kg है, ठीक है, और उसका वेट पूछा जा रहा है कहाँ पे? मून पे। सवाल यह है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 40 kg, और वो कहाँ पे है? मून पे है, तो उसका वेट बताओ भाई, मून पे कितना होगा, है ना? तो फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं। तो मास के जगह पे आप 40 लिखेंगे, इनटू यहाँ पे जी किसका डालेंगे आप? मून का। क्यों? क्योंकि आप मून पे निकाल रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको मून का देना है, और मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना? 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 40 इंटू 1.63। बात समझ में आ गया? तो जो आंसर आपका इसमें आएगा वो आपका न्यूटन में आएगा, और उस ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा मून पे, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि सर हमने तो अर्थ के बारे में पढ़ा, यहाँ पे सवाल दे दिया मून के बारे में। कोई दिक्कत नहीं, यदि मून का आपको स्मॉल जी का वैल्यू पता है तो मून पे पूछे धरती पे पूछे, निकाल लेना है, बस आपको मालूम होना चाहिए अलग अलग जगहों का स्मॉल जी का वैल्यू। अक्सर सवाल कैसा पूछेगा एग्जाम में मालूम है? धरती और मून के बारे में ही पूछता है, इसके अलावा किसी का सवाल नहीं पूछता है। कोई ऑब्जेक्ट धरती पे है उसका वेट बताओ, कोई ऑब्जेक्ट मून पे है उसका वेट बताओ, इसी प्रकार का सवाल आता है ना? चलिए, तो इससे जुड़ा एक सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया था, सवाल नंबर 2। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो इस क्लास के साथ ही साथ हम लोगों ने वेट और मास क्या होता है ये भी जाना, है ना? 3 क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया, और सबसे बड़ी बात तीसरा क्वेश्चन जो आपका ये था कि हम लोगों ने इसमें डिफरेंशिएट भी क्रिएट कर लिया, है ना? चलिए, तो अगले वाले क्लास में हमारा टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे वेट क्या होगा, है ना? इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। बात समझ आ गया? हालांकि कैसे निकालेंगे वो तो सेम फॉर्मूला है ना? वही सेम फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ना आसान तरीका निकालने वाले हैं पता करने का कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे वेट क्या होगा। तरीका तो वही है, फॉर्मूला सेम है, यदि निकालना हो तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन कल हम लोग थोड़ा सा आसान तरीका समझेंगे। एक छोटा सा वैल्यू है 1/6, कल मिलेगा आपको, उससे कल आपको भेंट हो जाएगा। तो 1/6 एक छोटा सा वैल्यू है जिसका यूज करके हम लोग कुछ सेकेंड में बता सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मून पे कितना वेट होगा, कुछ सेकेंड में बस। यहाँ पे तो हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन 1/6 का जो हमने कहा कि कल हम लोग जो निकालेंगे उसका इस्तेमाल करके हम लोग तुरंत पता कर सकते हैं कुछ सेकेंड में कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे या फिर धरती पे, दोनों पे कितना वेट होगा कुछ सेकंड में। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत इसमें?
समझ में आया है? चलिए, आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।